फॉर्म आपको दिख रहा है, इसी सर्वे फॉर्म पर हमें काम करना है। आगे कुछ दिन जो है हमको ये सर्वे फॉर्म सीखना है और इस सर्वे फॉर्म के माध्यम से ही हम जैविक सूचना केंद्र जो है एक ग्राम पंचायत में स्थापित कर पाते हैं। जितनी बातें मैंने बताई अभी कि हमें किन लोगों का सर्वे फॉर्म भरना है और उनमें क्या बातें चेक करनी है, तो जिस व्यक्ति का हम सर्वे फॉर्म भरेंगे और जिसमें हमने बातें चेक करी है 4 चीजें, उनको चेक करने के बाद ही उस व्यक्ति का ही सर्वे फॉर्म हमें भरना है। तो मैं बताना चाहूंगा, इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर कुछ स्टार लाइनें लिखी हुई है, करीब 5-6 स्टार बनी हुई है और बोल्ड लाइनें लिखी हुई है ना। तो इसमें 2 लाइनें ऊपर जो नमस्कार सर, मैं प्योर एग्रो ऑर्गेनिक से डैश बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरी बात आपसे मतलब क्या ये सही समय आपसे बात करने का? तो ये 2 लाइनें साथियों हमें स्किप कर देनी है। जब हम फिजिकली किसी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं तो हमें ऊपर की 2 लाइनें नहीं बोलनी है। ये टेलीफोनिक सर्वे के लिए लाइनें बनाई गई थी, ऑनलाइन सर्वे के लिए, ठीक है। हमारा काम चालू होगा तीसरी स्टार लाइन से, जो स्टार नंबर 3 है सर, जहां पे लिखा हुआ सर जैसा कि आप जानते हैं ना। यहाँ से हमारा काम शुरू होगा, क्योंकि हम जाके फिजिकली मिल रहे हैं ना, तो ऊपर की लाइन से कोई मतलब नहीं है। लाइन नंबर 3 से हमें काम करना है। तो साथियों आप मुझे सुनते रहे कि ये सर्वे फॉर्म आप देखते रहे, ठीक है। जब हम किसी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, जब हम किसी व्यक्ति के पास पहुंच चुके हैं, ठीक, तो उन्हें हम पहले तो एक संस्कार के रूप में, ताकि वो हमें समझें कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और जिस संस्था से आए वो संस्था भी बहुत अच्छी है। वो पहचान किसमें करेगा उसकी? कंपनी तो आपके साथ नहीं चल रही है, कंपनी के को प्रेजेंट करने वाले हम लोग हैं। कंपनी के बिहाफ पर हम वहाँ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो जैसा हमारा बिहेवियर होगा, जैसा हमारा आचरण होगा, सामने वाला कंपनी को वैसे ही आंकेगा, सामने वाला कंपनी की इमेज भी वैसे ही समझेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है कि हम अपने आप को इतना व्यवस्थित करके और हम अपने आपको इतने अच्छे से प्रेजेंट करें ताकि उसकी नजर में हमारी इमेज तो बने, साथ में ये भी इमेज बने कि हाँ ये जिस संस्था से वाकई में वो संस्था अच्छी हो, वाकई में वो कंपनी अच्छी हो। तो हम जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसको पहले हम नमस्कार करेंगे, और जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम मान लो किसी के पास गए हैं अगर, तो उनको बिल्कुल ऐसे, नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैं जैविक संस्था प्योर एग्रो ऑर्गेनिक से आप ही ग्राम पंचायत में सर्वे करने के लिए आया हूँ, ठीक। हम ये एक लाइन बोलेंगे तो सामने से जरूर जवाब आएगा, जी बताइए सर, बैठिए आइए, या किस प्रकार का सर्वे करना है बताएं, है ना। सामने वाले पूछेंगे हमसे, तो हमें बोलना है तीसरी स्टार लाइन से, जो स्टार लाइन नंबर 3 है वहां से बोलना है। जब वो बोलते हैं हाँ बताइए सर किस प्रकार का सर्वे करने आए या कैसा सर्वे करने आए, तो उनको बोलो सर जैसा कि आप जानते हैं, आप सर्वे फॉर्म देखते रहे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ सेम देखना, वैसे ही बोलूंगा मैं। सर जैसा कि आप जानते हैं, वर्षों से केमिकल रसायन जो हम अपने खेतों में डालते आ रहे हैं, उसके वजह से आज लागत बढ़ती चली जा रही है और उत्पादन घटता चला जा रहा है, और जो फसल पैदा हो रही है उसके भी सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसी मिशन पर कार्य कर रही है। सर हमारी संस्था प्योर एग्रो ऑर्गेनिक भी इसी मिशन पर कार्य कर रही है। सर हमारी संस्था हर एक ग्राम पंचायत में अभी ऑर्गेनिक खाद दवा के रिटेलर सेंटर की नियुक्ति कर रही है, जिसके लिए सर्वे हो रहा है। क्या मैं आपसे इसकी जानकारी ले सकता हूं? साथियों समझ में आया कुछ? ये जब हमने उनको नमस्कार करा, अपना परिचय दिया और हमने बताया कि हम सर्वे करने आए हैं आपकी ग्राम पंचायत में, तो उन्होंने पूछा ना कि बताइए किस प्रकार का सर्वे, जी बताएं। तो हमें अपना उद्देश्य बताना है, इन लाइनों के माध्यम से हमें अपना उद्देश्य बताना है कि हम आपके पास आए क्यों हैं, ठीक। तो जब हमने उनसे पूछा, कहा आखिरी में क्या मैं आपसे इसकी जानकारी ले सकता हूं, ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना, क्या जहां क्या लग जाता है वहां क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो जब हम ये कहेंगे कि क्या मैं आपसे इसकी जानकारी ले सकता हूं, तो हम अपने आप को 2 सेकंड का पॉज देंगे। इसके बाद अभी एक लाइन और बाकी है, हम 2 सेकंड का अपने आप को पॉज देंगे ताकि सामने से जवाब आ सके। वो कहे हाँ जी बताइए क्या जानकारी चाहिए, ठीक। तब उनको बोलो सर आपकी ग्राम पंचायत में कुछ मजबूत लोग हों जो व्यापार करना चाहते हैं और केंद्र लेकर रिटेलर बन सकते हैं, तो उनके बारे में मुझे बता दीजिए। यदि आप करना चाहते हैं तो बताइए, इसकी जानकारी मैं आपको दूं, ठीक है। तो हमें इस लाइन को एक बार फिर रिपीट करना है, सबसे मजबूत लाइन है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसके अंदर, इसे फिर रिपीट करना है। सर मजबूत लोग से, जो इसमें एक शब्द है देखिए आखिरी में मजबूत, उनको रिपीट करो ये लाइन बोलने के बाद। सर मजबूत लोगों से मेरा तात्पर्य यह है कि मैं संस्था एक ग्राम पंचायत में एक जैविक सूचना केंद्र की स्थापना कराएगी या एक व्यक्ति को केंद्र का आवंटन करेगी। उसके लिए आपके जैसे
आपके जैसे, मैं आपके पास आया हूं, आपके जैसे कुछ 5-6 या 4-5 लोगों का जो है सर्वे फॉर्म भरने हैं मुझे आपकी ग्राम पंचायत में। सर्वे फॉर्म के माध्यम से एक तरीके से आवेदन लेने हैं और इन आपके जैसे कुछ 5-6 लोगों में से ही एक व्यक्ति को केंद्र यहाँ पर आवंटित किया जाएगा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उन 5-6 व्यक्तियों में से, आपके जैसे 5-6 व्यक्तियों में से, ठीक, आपका वर्ड मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, कि व्यक्ति को लगना चाहिए कि भाई मेरे जैसे, मतलब अगर कोई चीज मान लो मुझे मिलने वाली हो और आप कहें कि आपके सेम आपकी तरह बराबर में लड़का इसको मिल सकती है, तो उन दोनों में से अगर किसी को मिल सकती है तो मैं भी तो चाहूंगा ना मुझे मिले, क्योंकि वो भी सेम मेरी तरह है। तो इसलिए वर्ड इस्तेमाल करना है आपके जैसे, ताकि उसको कंपटीशन, उसकी नजर में, उसके जहन में कंपटीशन क्रिएट हो कि आपके जैसे कुछ मजबूत, संपन्न, सक्षम लोगों में से एक व्यक्ति को दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, यदि केंद्र के लिए आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गई, यदि आपका नाम चिन्हित हो गया, तो क्या आप इस केंद्र को लेने में सक्षम होंगे? क्योंकि इसमें बजट की व्यवस्था भी होनी चाहिए व्यक्ति के पास। अगर यदि उसका नाम सिलेक्ट हो जाता है तो उसके पास बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, अगर वो ये कहते हैं कि हाँ बजट में लगा सकता हूँ, अगर ऐसी बात है एक व्यक्ति का चुना जाएगा तो मैं बजट लगा सकता हूँ अपने पास, ठीक, तो जो है आप उनको कहो ठीक है सर मैं आपको इसकी जानकारी, वो कहते हैं बजट में लगा सकता हूँ, आप मुझे जानकारी दीजिए, तो कहा ठीक है सर मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। तो उनसे पूछो सर आपका पूरा नाम, जो देखिए सर्वे फॉर्म में है, सर्वे फॉर्म में है सर आपका पूरा नाम, ठीक, जो भी पूरा नाम है उनका, आप उनका पूरा नाम भर दें। सर आपका मोबाइल नंबर, अगला है सर आपका मोबाइल नंबर, दूसरा कॉलम था सर आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर है उनका भर दीजिए। कोशिश करिए कि घर के 2 फोन लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एक मोबाइल हम ले लेते हैं और जो है उसकी कभी मान लीजिए उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं या फिर आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, या स्विच ऑफ है, तो कोशिश करिए घर का एक ऑल्टरनेट नंबर और हम सर्वे फॉर्म पे दर्ज कर दें, ताकि जब उस पर वेरिफिकेशन कॉल जाए, तो हेड ऑफिस में वेरिफिकेशन कॉल जाए तो उस पर बात हो सके, उस व्यक्ति से बात हो सके, है ना। कोशिश करिए कि एक ऑल्टरनेट नंबर और उस पर दर्ज करवाएं, ठीक। अगला है सर आपकी ग्राम पंचायत या ब्लॉक का नाम क्या है, ठीक, तो जो भी ग्राम पंचायत है हम उस पे उनका, उस ग्राम पंचायत का नाम भरेंगे और किस ब्लॉक में आता है ब्लॉक, ठीक, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आप किस ग्राम पंचायत में खड़े होगे जब सर्वे फॉर्म भरते हो, इसका ब्लॉक क्या है, लेकिन हम सामने वाले से पूछेंगे ताकि वो हमसे ज्यादा से ज्यादा बात करे, और जितनी हमसे ज्यादा बात करेगा उतना ही वो हमसे ज्यादा जो है फ्रेंडली उसका नेचर होता चला जाएगा। अगर कम बात करेगा तो वो हमसे खुलेगा नहीं, क्योंकि होता है ना जब हम पहले शुरू में आप उसके पास गए तो वो आपसे बिल्कुल अनजान था, फिर आपने उससे अपनी बात कही, वो आपकी बात में थोड़ा सा आपने उनने जो है रुचि दिखाई, फिर आप उसका आप सर्वे फॉर्म भर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हम बातों का आदान प्रदान करेंगे उतना ही वो हमसे जो है फ्रेंडली होता चला जाएगा। तो हमें उनसे पूछना सर आपकी ग्राम पंचायत या ब्लॉक का नाम, जो भी है ग्राम पंचायत या ब्लॉक का नाम आप उसमें भर दें। अगला आता है सर आपकी ग्राम पंचायत में खेती का रकबा ब्रैकेट में एग्रीकल्चर एरिया लगभग कितने एकड़ का है। तो सामने वाले आपसे कहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में सर बहुत रकबा 2000 एकड़ से ज्यादा ही होगा, तो आप लिख दीजिए सर 2000 एकड़, ठीक, 2000 एकड़ से अधिक या जो भी लिखना है, ठीक है, या 2000 प्लस 2000 एकड़, या वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 1000 एकड़ रकबा है तो 1000 एकड़ लिख दीजिए, जितना वो बताते हैं उतना लिख दीजिए। एक कंडीशन ये आ सकती है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक कंडीशन ये आ सकती है, वो कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता, कि साहब इसकी जानकारी नहीं है कि मेरी ग्राम पंचायत में कितना रकबा है। अब जब उन्होंने कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है कि मेरी ग्राम पंचायत में कितना रकबा है, लेकिन हमें सर्वे फॉर्म का तो कॉलम पूरा करना ही है ना, छोड़ना कोई भी कॉलम नहीं है, तो हमें उनसे उनको समझाना है, उनको बताना है एक तरीके से, क्या कि सर मैं ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कर रहा हूँ लगातार, और इसमें एक चीज जो है वो कॉमन निकल के आई है, वो ये आई है कि किसी भी ग्राम पंचायत में जो है 1000 से कम, 1000 एकड़ से कम खेती का रकबा नहीं होता है किसी भी ग्राम पंचायत में। तो जब आप इतनी बात उनसे कहेंगे तो सामने वाले आपसे कहेंगे हाँ इतना तो सर हमारी ग्राम पंचायत में भी होगा, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन इतना तो हमारे यहाँ, तो आप लिख दीजिए 1000 एकड़ लगभग,
ठीक। अगला है सर आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं? जो भी फसलें होती हैं, ठीक, वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये फसलें होती हैं, धान होता है, गेहूं होता है, दाल होती है, चना होता है, या बाजरा होता है, मक्का होती है, सरसों होती है, ETC एटसेट्रा, जो भी फसल होती है, ठीक है, आप उसमें भर दीजिए। ठीक। अगला है सर अगर 1 एकड़ में, टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, सर अगर 1 एकड़ में 10,000 रुपए की लागत माने तो सालाना कितने रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता होगा? हम जिस ग्राम पंचायत में खड़े, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है कि भाई उसी ग्राम पंचायत की लेकर हम बात करेंगे, जो भी करेंगे, है ना। तो हम जब 1 एकड़ में 10,000 रुपए की लागत बता रहे हैं सामने वाले को कि सर 1 एकड़ में 10,000 रुपए की लागत माने तो सालाना कितने रुपए केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप सामने वाले से कहेंगे ना सर अगर 1 एकड़ में 10,000 रुपए की लागत माने तो इतनी तो आसानी से लागत लगी जाती है सालाना, तो वो आपसे यही कहेंगे सर 10,000 नहीं 20,000 लगती है, सर 30,000 लागत आ रही है आज की डेट, 10,000 तो बहुत कम हो गई आप जो बता रहे हो। तो कह रहे सर मानक के अनुसार जो तय करा गया है, जो मिनिमम लागत है उसको 10,000 तो मान सकते हैं, कम से कम लागत को। वो यही कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, आप 10,000 तो लागत आराम से आ जाती है। और हम और आप भी भली बात परिचित है कि 10,000 तो बहुत आराम से लग जाती है ना 1 एकड़ में। तो अगर 1 एकड़ में 10,000 रुपए की लागत लग जाती है तो उससे पूछना सालाना कितना केमिकल फर्टिलाइजर, कितने रुपए केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है। तो उनको बोलना है सर देखिए आपकी ग्राम पंचायत में 1,000 एकड़ खेती का रकबा है कम से कम, जैसा आपने सहमति दी है, या किसी व्यक्ति ने 2,000 एकड़ लिखवाया हो, ठीक, किसी ने 2,000 एकड़ खेती का रकबा लिखवाया हो। मान लो 1,000 एकड़ से ही एग्जांपल लेते हैं, बाकी आप कैलकुलेशन अपने दिमाग में सेट कर लेना कि 1,000 एकड़ खेती का रकबा है, ठीक है, तो 1 एकड़ में आती है लागत 10,000 रुपए की। अब अगर कुल लागत हम उस ग्राम पंचायत की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? कुल खेती का रकबा गुणा 1 एकड़ की लागत, कुल खर्च निकला है। कुल खेती का रकबा कितना? 1,000, और 1 एकड़ की लागत कितनी? 10,000 बराबर 1 करोड़। जब गुणा करेंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा, ठीक। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि किसी भी ग्राम पंचायत में कम से कम 1,000 एकड़ खेती का रकबा होता है ना। जब 1,000 एकड़ मिनिमम किसी भी ग्राम पंचायत में है रकबा और मिनिमम खर्चा 10,000 का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्राम पंचायत में सालाना 1 करोड़ रुपए की खाद दवाइयां तो आती ही आती हैं। रकबा ज्यादा होगा तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। मान लो अगर 2,000 एकड़ है तो 2 करोड़ हो गया, 1,500 एकड़ है तो 1.5 करोड़ हो गया, 3,000 एकड़ है तो 3 करोड़ हो गया, 5,000 एकड़ है तो 5,000 हो गया मिनिमम उस ग्राम पंचायत का खर्चा सालाना, ठीक। तो हम एग्जाम्पल 1,000 एकड़ से लेके चल रहे हैं। तो ये बोलना है कि सर आपकी ग्राम पंचायत में मिनिमम 1 करोड़ रुपए की तो खाद दवाई आती है जो किसान कहीं से भी लाते हैं। इतनी ही बात बोलनी है बस, ठीक। और आप अगले अपने फॉर्म में आगे बढ़ जाइए। सर इस जैविक सूचना केंद्र को आप या आपके परिवार में कौन संभालेगा? ठीक सर, आप या आपके परिवार में इस केंद्र को कौन संभालेगा? ठीक है। तो अब वो जो सामने खड़े हैं व्यक्ति वो कह रहे हैं सर मैं ही संभालूंगा, मैं ही इस केंद्र में बैठूंगा, ठीक है, क्योंकि हम जो हमारे सामने खड़ा है उसकी तो रुचि हम देख पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति संभालेंगे, इनके अंदर रुचि भी संभाल भी लेंगे ये, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया? स्वयं। अगर मान लीजिए उसने ये कहा कि नहीं मेरे पिताजी संभालेंगे केंद्र, या उसने ये कहा कि नहीं केंद्र पे तो मेरा बेटा बैठेगा, किसी पिताजी का फॉर्म भर रहे हो मतलब व्यक्ति का, वो कह रहे हैं मेरा बेटा संभालेगा केंद्र, या लड़का कह रहा है मेरे पिताजी केंद्र संभालेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि अगर हमारे सामने किसी थर्ड पार्टी पे चीज जा रही है, थर्ड पार्टी पे जा रही है कि वो संभालेगा, तो हमें क्या करना है उस थर्ड पार्टी से जरूर बात करनी है कि हाँ, क्योंकि जो सामने खड़ा उसकी तो रुचि मुझे दिख रही है, लेकिन वो सब केंद्र पे नहीं बैठेगा, केंद्र पे कोई और बैठे, इनके अनुसार केंद्र पे कोई और बैठेगा, संभालेगा कोई और, तो उससे बात करना फिर हमारा फर्ज बनता है नहीं बनता है कि भाई उससे तो बात कर ले, ये तो कह रहे हैं कि उनकी रुचि है या नहीं बैठने की केंद्र पर। क्या पता लड़का सोचता हो कि मैं दिल्ली जाके जॉब करूंगा, या पिताजी के मन में हो ही ना केंद्र में बैठने की, लड़का कह रहा है पिताजी संभालेंगे, तो उनका भी ओपिनियन लेना जरूरी है कि सर आपके पिताजी यहाँ सर्वे फॉर्म भरवा रहे हैं और केंद्र के एक जैविक सूचना केंद्र के हेतु सर्वे फॉर्म भरा जा रहा है, यदि सिलेक्ट हो गया तो केंद्र आपके घर में आ सकता है, लेकिन आपके पिताजी कह रहे हैं कि आप संभालेंगे केंद्र को, तो क्या आप संभाल लेंगे केंद्र को जैसा आपके पिताजी कह रहे हैं? अगर लड़का कहता है हाँ जी मैं संभालूंगा केंद्र को, तो अच्छी बात है ना। मान लो हमने ये भर दिया कि संभालेंगे केंद्र, पिताजी फार्म भरवा रहे हैं और उन्हें कहते हैं बेटा संभालेगा, आपने लिख दिया बेटा। अगले दिन उनका फोन आया या आपने फोन करा या कंपनी से जब वेरिफिकेशन कॉल गया
तो उन्हें कहते साहब वो हमने अपने बेटे के लिए भरवाया था, बेटा बैठने के लिए मना कर रहा है, हमारा कैंसिल कर दो। तो सच्चा ऑन स्पॉट ही हम उसका जो है वेरिफिकेशन नहीं करेंगे जब हम सर्वे फॉर्म भर रहे हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन संभालेगा तो हम उसको पहले उसकी अनुमति लेंगे, पहले उसकी सहमति लेंगे, तब हम सर्वे फॉर्म आगे भरेंगे। ठीक है, इससे क्या है हमारा सर्वे फॉर्म रिजेक्ट होने की दिशा में ना जाए, हमारा सर्वे फॉर्म एकदम जेन्युइन भरे, सारी बातें एकदम पुख्ता हो, कोई भी सर्वे फॉर्म में एक भी लाइन डाउट में ना जाए। अगला आता है सर इस खाद दवाओं के काम के लिए अभी आप कितने रुपए से शुरुआत कर सकते हो। देखो फिर पहुंच जाओ आप ऊपर आखिरी स्टार लाइन पे जहाँ पे लिखा था सर आपके गांव में कुछ मजबूत लोग हों जो व्यापार कर सकते हैं। तो हमने उनको समझाया था ना, मजबूत लोगों से तात्पर्य ये है कि अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया आपके जैसे लोगों में से, तो आपके पास बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसने क्या कहा था कि बजट तो मेरे पास है, अगर मेरा फॉर्म सिलेक्ट हो गया तो मैं बजट लगा सकता हूँ, तभी तो हमने उनका सर्वे फॉर्म भरने की शुरुआत की, वरना हम सर्वे फॉर्म उनका भरते नहीं। तो अब उससे ये पूछना है कि बजट कितना लगा सकते हो। बजट तो वो लगाएगा, लेकिन अब पूछना ये है कि इस दवाओं के काम के लिए अभी आप कितने रुपए से शुरुआत कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि सर मैं 2 लाख रुपए लगा दूंगा आराम से, या मैं 1 लाख लगा दूंगा, ठीक, या मैं 1.5 लाख लगा दूंगा, या मैं 5 लाख लगा सकता हूँ। भाई जैसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, व्यक्ति तो वैसे ही बोलेगा, है ना। और व्यक्ति ये भी कह सकता है कि सर आप बताइए कितने रुपए से शुरुआत हो सकती है। तो उनको अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो उनको आप बता दें कि सर मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि 1000 एकड़ कम से कम ग्राम पंचायत में खेती का रकबा है, तो संस्था भी ये चाहेगी कि उनका जो केंद्र यहाँ पर खुले या केंद्र स्थापित हो, तो उसमें कम से कम इतना खाद दवाओं में इतना तो केंद्र पे माल दिखे, जिससे किसान अगर देखे तो चढ़े केंद्र पर, उसे दिखे कि हाँ कोई केंद्र खुला है। ऐसा ना हो कि दुकान खुल गई उसमें कोई माल ही नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है कस्टमर पॉजिटिव नहीं होता है, किसान पॉजिटिव, जो हमारा कस्टमर वो तो किसान ही है, इसलिए मैं कस्टमर कह रहा हूँ। कस्टमर संतुष्ट नहीं होता, उसे लगता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी दुकान पे चलो। और जब उसको एक अच्छी डिस्प्ले दिखती है केंद्र में, दुकान पे एक अच्छी डिस्प्ले दिखती है प्रोडक्ट की, तो फिर उससे चढ़ता है, वो अट्रैक्ट होता है, उससे आकर्षित होता है। तो सर मिनिमम अगर मेरे अंदाजा अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आपके पास 1-2 लाख रुपए की तो कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। एग्जैक्ट अमाउंट तो हमारे जो जैविक कृषि अधिकारी अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया वो आपसे मिलने आएंगे तो वही बता पाएंगे, लेकिन आपके पास शुरुआत में 1-2 लाख रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए यदि आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया तो। अगर वो कह रहे हैं हाँ जी इतना तो मैं आराम से लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर दीजिए, तो जो रकम वो बताए वो भर दो। ठीक, अगर व्यक्ति ये कह रहा है साहब मैं 1-2 लाख भी लगा पाऊंगा, मान लो उसने आपसे पूछा तो बोला अरे मैं इतना पैसा नहीं लगा पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक, मेरे पास तो 50,000 रुपए है, ठीक, मैं 50,000 से अधिक निवेश नहीं कर सकता, तो आप बिना उनसे कुछ कहे उसमें लिख दो 50,000। ठीक, कहना सर अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया तो आपको मिल जाएगा। फिर जो उस पर आपके सीनियर जाएंगे ना, अगर वो व्यक्ति सही है तो वो उनका काम है कि उसको 50,000 से वो 1 लाख पे कैसे ले जाते हैं प्लान पर। ठीक है, आपका काम है केवल जानकारी, सही जानकारी, जो भी व्यक्ति जानकारी दे रहा है वो जेन्युइन दे, बस इसमें फिल्टर लगाना है आपको सर्वे फिल्टर में बस। ठीक, उसमें अगला आता है कि सर आप भी आपके परिवार में जैविक सूचना केंद्र लेने के लिए परिवार में निर्णय आप ही लेंगे या कोई और लेगा। ठीक, अब मेन बात आ गई, देखो मैंने कहा था ना मुखिया, अगर परिवार में 5 सदस्य हैं, 4 आपसे सहमत है और मुखिया सहमत नहीं है तो आपका काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज चेक करने के लिए आ गई कि अब हमें ये चेक करना मुखिया कौन है, डिसीजन मेकर घर में है कौन, निर्णय करता। जो सामने खड़े हैं वो कह रहे हैं भाई मैं निर्णय लेता हूँ अपने घर में सारे, और मैं ही मुखिया हूँ, मैं ही निर्णय लेता हूँ, तो समझ लो बहुत अच्छी बात है कि डिसीजन मेकर से ही आपकी बात हो रही थी, किसी और से अप्रूवल उसके घर में लेने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो आप लिख दो स्वयं। ठीक, निर्णय कौन लेगा ना, वो कह रहे हैं कि मैं निर्णय लेता हूँ अपने घर के साथ, तो लिख दो स्वयं। यदि वो कह रहे हैं कि निर्णय करता तो मेरे पिताजी हैं या निर्णय करता मेरे बड़े भैया हैं घर के अंदर, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है फादर नहीं होते हैं किसी के, तो वो जिम्मेदारी घर के बड़े भाई के कंधों पे आती, तो फैसले घर का जो बड़ा होता है वही लेता है। वो कह रहा है कि भाई निर्णय करता मेरे बड़े भैया हैं या निर्णय करता मेरे पिताजी हैं। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में ये हो सकता है कि डिसीजन मेकर आपके सामने खड़ा हो, दूसरी कंडीशन कि निर्णय करता कोई और है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे जरूरी है बात ध्यान समझिएगा कि इस पे बिल्कुल आपको पहले तो ये नहीं सोचना है कि भाई सर्वे में बिल्कुल मैं आखिर में पहुंच चुका हूँ, लाओ भर दूं। ऐसे ये कह रहे हैं निर्णय पिताजी लेंगे तो पिताजी भर दे रहा हूँ, पिताजी से बात नहीं कर रहा हूँ, भर दे रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, हमें अगर वो कह रहा है कि निर्णय करता कोई और है जो आपके सामने नहीं, तो उस निर्णय करता से हमें बात करनी है। फिर आप उनसे कहें कि सर आप अपने पिताजी को बुला दें, आप बता रहे निर्णय करता वो है, तो आप अपने पिताजी को जरा मुझसे मिलवा दें सर, मैं उनको समझा दूं
क्योंकि निर्णय करता तो वही है। जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तो एक सर्वे फॉर्म पूरा नहीं हो पाएगा। अब वो कह रहे हैं मेरे पिताजी तो शहर गए, ठीक, तो देखो फोन पे तो बात आप कर सकते हो, लेकिन फोन पे व्यक्ति इतनी अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो मैं तो ये कहूंगा आपसे कि अगर निर्णयकर्ता से उस दिन आपकी बात ना हो पाए तो वहीं उनका फार्म होल्ड कर दो, आप उस व्यक्ति का फार्म वहीं रोक दो। ये मत सोचो कि आखिरी कॉलम पे डालो, सर्वे फार्म पूरा करके अपने सीनियर को भेज दो, नहीं, वो सर्वे फार्म ही गलत हो जाएगा। क्योंकि कल को जब फोन जाएगा तो वो कह देगा लड़का कि सर वो पिताजी मना कर दिए काम के लिए, मत करो, तो हमारा कैंसिल कर दो। क्यों मना कर दिए? क्योंकि वो लड़का हो सकता है जब आप दोपहर में उससे मिले तो जब शाम को उसके पिताजी आए तो वो उतने अच्छे से अपने पिताजी को नहीं समझा पाया, क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, वो आधी बातें तो आपकी भूल गया होगा। लेकिन आप ट्रेनिंग लिए हुए हो, आप उसके पिताजी को अच्छे समझा सकते हो सकता है अपने बेटे के चक्कर में जानकारी के अभाव में उसके पिताजी ने मना कर दिया। तो डिसीजन मेकर से हमें बात करनी है, यही हमारी मेन जिम्मेदारी है। तो अगर उस दिन नहीं मिल पाए आपको डिसीजन मेकर, आप मान लो उस दिन निर्णयकर्ता से बात ही नहीं हो, तो आप उनका फार्म होल्ड कर दें बिल्कुल कि सर कोई बात नहीं, आपके पिताजी से बात नहीं हो पा रही है आज मेरी, तो मैं कल आऊंगा और आपके पिताजी से बात करके उनकी अनुमति लेके, उनकी सहमति लेके ही फॉर्म भरूंगा, अन्यथा मैं आपका फॉर्म भरूंगा नहीं, और जब तक के लिए होल्ड रखता हूँ। समझ गए? क्योंकि ऐसे फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है अगर डिसीजन मेकर की सहमति ना हो, ठीक। तो हमें डिसीजन मेकर की सहमति बहुत जरूरी लेनी है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला उसमें आता है, सर आपकी जानकारी मैं अपने सीनियर अधिकारी को भेजूंगा, यदि केंद्र के लिए आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत आप कब कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम 1 महीना लेंगे, 1 महीने का समय लिख दीजिए, 1 महीने में हम इसकी शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। तो हमें बड़े विनम्र स्वभाव को उनको उनकी बात को मानते हुए अपनी बात बतानी है। क्या बतानी है? कि सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप निश्चित ही सही कह रहे हैं कि एक महीना में जो है आप इसे कर लेंगे और इसमें आपकी तरफ से कोई भी झूठ नहीं बोला जा रहा, जैसा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आप काम भी करना चाहते हैं, लेकिन सर मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि संस्था एक ग्राम पंचायत में एक केंद्र खोलेगी, ये तो मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी बताया कि आपके जैसे कुछ 5-6 लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत में सबसे पहला फार्म मैं आपका भर रहा हूँ, और अभी आपके जैसे मैं कुछ 2-3-4 फार्म और भी भरूंगा। यदि उन व्यक्तियों में से किसी ने जल्दी ले लिया, किसी ने तुरंत ले लिया, और केंद्र संस्था को भी एक ही केंद्र स्थापित करना है, तो फिर आपको कैसे मिल पाएगा? और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी भी रुचि प्रबल है, आपकी भी प्रबल इच्छा है केंद्र लेने की, तो सर संस्था इतना समय क्यों रुकेगी? दूसरा केंद्र तो खुलवाना नहीं है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप मुझे विश्वास दिलाते हैं सर कि आप इसको अधिकतम, क्योंकि मैं सबसे पहला फार्म आपका भर रहा हूँ, अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर सारी व्यवस्था कर लेते हैं अगर, तो मैं आपका फार्म आगे भेज दूंगा, अन्यथा मुझे आपका फार्म रोकना पड़ेगा। और आपके दिए गए समय के अनुसार अगर यहाँ केंद्र स्थापित नहीं हुआ तब हम आपसे बात कर लेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप कह रहे हैं 1 माह से पहले यहाँ पे केंद्र स्थापित हो जाएगा। अगर आप इतनी बात इसी तरीके से कह देंगे ना, तो सामने वाला आपसे कहेगा, अगर उसको वाकई में लेना होगा, वो यही कहेगा कि ऐसी बात है तो आप मेरा 1 सप्ताह लिखिए, 1 सप्ताह में मैं भी व्यवस्था कर लूंगा। अगर वो कहेगा तो कोई बात नहीं, अगर 1 महीने में नहीं मिल पाए, किसी को मिल जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है, तो समझ लेना उसे आपका केंद्र लेना ही नहीं। तो बस यही हमें सामने वाले व्यक्ति को बस एक तरीके से साक्षात्कार करना है उसका अच्छे तरीके से, उसके होठ और उसकी आंखें मैच खा रही है बोलते वक्त, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो आंखें साथ में देती है ना, उसके जो लफ्ज है और उसकी आंखें क्या उसके साथ मैच खा रही है, यही हमें फिल्टर लगाना होता है जब हम सामने किसी का सर्वे फॉर्म भरने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फार्म भरेंगे तो आपका फार्म सर्वे का फार्म एक व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट होगा और निश्चित ही आपको सफलताएं मिलती चली जाएंगी। और इसमें सर्वे फार्म भरते समय आपके सामने कुछ 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मीटिंग का टाइम 8 बजे 40 मिनट तक हो सकता है, लेकिन नए साथी थे तो थोड़ा मैंने समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। बस आखिरी वो रह गया सेंटेंस कि इस सर्वे फार्म भरते समय आपके सामने कुछ प्रश्न आ सकते हैं, कुछ उसे बाधाएं, एक तरीके से मैं कहूंगा कि बाधाएं आ सकती है। सामने वाला आपके ऊपर क्वेश्चन दाग सकता है धड़ाधड़ 5-6 कि ये प्रोडक्ट कैसा है, माल कैसे बिकेगा, कंपनी कहाँ की है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है, माल बेचने में कितना मुनाफा होगा, ठीक है, केंद्र कैसे चलेगा, माल कौन बिकवाएगा, प्रचार कैसे होगा, ठीक, कंपनी जो है पैसा कंपनी में सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। ये आपके सामने सवाल आ सकते हैं जब आप सर्वे फॉर्म किसी का भर रहे हो, क्योंकि जब हम किसी से पैसे की बात करते हैं ना तो सामने वाला भी जो है अपने डाउट क्लियर करना चाहता है।
तो ये सवाल आपके पास आएंगे। अब आप मुझे बताइए, केवल आपको ट्रेनिंग दी जा रही है प्रथम सर्वे की, और जितने ये सवाल करे उसने, उसकी तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब वो आपका पार्ट ही नहीं है। आपका पार्ट है केवल सर्वे फॉर्म भरना, उसका एक्सपर्ट बनना। तो अगर इस सर्वे फॉर्म से हटके आपके पास सामने जो भी कोई सवाल आ रहा है, तो आपको केवल एक ही बात कहनी है कि सर अभी तो सर्वे हो रहा है, अभी तो सर्वे के माध्यम से एक व्यक्ति का आवेदन लिया जा रहा है ग्राम पंचायत से, और सर्वे फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र किसी एक व्यक्ति का फाइनल हो गया। अभी इसमें तो सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन के बाद फिर कॉलेज जाएगी, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अगर उस व्यक्ति की इच्छा होगी काम करने की, तो हमारे जैविक कृषि अधिकारी उससे मिलने आएंगे, उसको पूरा काम समझाने आएंगे कि आप चलेगा कैसे। और जितने सवाल अभी आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये सभी सवाल आप उनसे पूछिएगा फिर जैविक कृषि अधिकारी से हमारे, और इन सभी सवालों पे यदि आपको वो संतुष्ट कर दें 100%, और आपको भी लगे काम आपके मतलब का, अब ये काम मैं कर सकता हूँ, तब आपका पैसा और डॉक्यूमेंट जमा। ठीक है साथियों, समझ में आया? एक बार अगर समझ में आया तो आप मुझे इस तरीके से बताएं।